अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ओके जी। आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। एक्सपेंड हमने दो क्वेश्चन पहले कर लिए रेशियोज के। आप लोगों को एक थोड़ा आइडिया, थोड़ा बैकग्राउंड रेशियोज का आ गया होगा, ठीक है? तो अब उसी को लेके चलते हैं। अच्छा सवाल है, बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन है, फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा रोल है, हम एक पेरेंट कंपनी है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं हम लोग, और हम डिफरेंट कंपनीज को टेक ओवर करते हैं, सही है, अपने आप को एक्सटर्नल ग्रोथ करने के लिए। एक होती है इंटरनल ग्रोथ और एक होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब आप नई नई चलते हुए बिजनेसेस को खरीदें, नई नई सब्सिडरीज को खरीदें, ठीक है? तो एक्सपेंड इज अ पब्लिक company which has grown in recent years by acquiring, देखा, by takeovering, by acquiring का मतलब टेक ओवर करना, established businesses. The following financial statement for two potential target entities are shown below. देखो बेटा, हमारा नाम है एक्सपेंड, वी आर पेरेंट कंपनीज, और हम इन दोनों में से अभी एक कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं। या तो कैंडिड को करेंगे, पहला नाम क्या है? कैंडिड। द फर्स्ट नेम इज कैंडिड एंड द सेकंड नेम इज कोवर्ड। के या तो हम कैंडिड को टेक ओवर करेंगे या कोवर्ड को टेक ओवर करेंगे, वन ऑफ देम, सही है? ओके, अब हमें डिसाइड करना है। दे ऑपरेट इन द सेम इंडस्ट्री सेक्टर एंड एक्सपेंड बिलीव्स देयर शेयर होल्डर्स वुड बी रिसेप्टिव टू टेक ओवर एन इंडिकेटिव प्राइस ऑफ 100% एक्विजिशन, यानी 80-90%, 70% नहीं करेंगे, 100% शेयर्स खरीद लेंगे, 100% शेयर्स उनके एक्वायर कर लेंगे, राइट? ऑफ द एंटिटीज इज $12 million ईच। यानी सुनो, दोनों में से जिस कंपनी को भी खरीदा है, आपको कीमत देनी होगी $12 मिलियन की, सही है? याद रखना, पेरेंट कंपनी जब इस कंपनी को खरीदती है तो उसके शेयर्स खरीदती है, इक्विटी खरीदती है, सही है? तो अब वो चलती हुई कंप्लीट कंपनी है, नहीं चलती हुई कंप्लीट कंपनी का मतलब कंप्लीट एक्विटी की वैल्यू कितनी है? 12 मिलियन। तो ये फेयर वैल्यू ऑफ एक्विटी है, ये 12 मिलियन जो है ये इक्विटी की फेयर वैल्यू है। उस चलती हुई कंपनी को खरीदने का मतलब उसके नेट एसेट्स खरीदना, चलती हुई कंपनी को खरीदने का मतलब उसके नेट एसेट्स खरीदना। तो उसके नेट एसेट्स की जो फेयर वैल्यू है वो है $12 मिलियन ईच, वो है $12 मिलियन ईच, राइट? ओके, नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेटा याद रहे कि आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड जरूर देख लिया करें, 30 सितंबर X5 है। चलो ये तो देखो, अब बेटा दोनों इदारों के ये इनकम स्टेटमेंट गिवन है, जो दोनों सब्सिडरीज हैं जिनमें से एक को हम खरीदना चाहते हैं। रेवेन्यू इसका 25,000 है, इसका 40,000 है। देखो कोवर्ट का रेवेन्यू एब्सोल्यूट टर्म में ज्यादा है, ठीक है? आमने सामने देखते रहो। इसकी फाइनेंस कॉस्ट सिर्फ 250 है, उसकी 900 है। तो ऐसा लग रहा है कि कोवर्ट ने शायद लोन ज्यादा लिए हुए। अच्छा, इसके पास टैक्स 900 है और इसके पास 1000 है। अच्छा, एक छोटी सी चीज अभी से करा रहा हूँ, आगे काम आएगी। बताओ, इन दोनों, हो सकता है कई बार ऐसा होता है, दो कंपनीज दो अलग अलग प्रोविंसेस में होती हैं या दो अलग अलग सिटीज में होती हैं, तो उन दोनों प्रोविंसेस या उन दोनों सिटीज पे टैक्स रेट अलग अलग होता है, ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ इन इदारों पे टैक्स रेट कितना लग रहा है। आराम से सुने बेटा, इसका टैक्स है 900 और इसका पीबीटी है 4,500। जरा आप यूं लिखो, देखो 900 डिवाइड बाय 4,500 करो, 900 डिवाइड बाय 4,500 इंटू 100, तो ये कंपनी 20% टैक्स दे रही है। ये कंपनी जो है ना, जिसका नाम है कैंडिड, कैंडिड इज पेइंग 20% टैक्स, राइट? जबकि कोवर्ट को देखो, 1000 डिवाइड बाय 4,000, 1000 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100 करो, तो ये कंपनी पे कर रही है 25% टैक्स। ओके, इसका मतलब बेटा कैंडिड 20% टैक्स दे रही है और कोवर्ट 25%। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इन दी एंड हम कमेंट्री करेंगे ना, तो उसमें हम ये चीज का जिक्र करेंगे कि कैंडिड पे टैक्स रेट कम है और कोवर्ट पे टैक्स रेट ज्यादा है। शायद, तवज्जो फरमाइएगा, शायद यही एक वजह है कि कोवर्ट पे जब टैक्स रेट ज्यादा है तो उसका अल्टीमेटली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है, जबकि इसका अल्टीमेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है। ऐसा ही है। मैं रुक रहा हूँ, आप देखें, आराम से देखें, सुकून से देखें। चलो, अच्छा एक और बात बोलता हूँ, देखो, यानी
कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा होना और कोवर्ट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होने कम होने की एक वजह तो मैंने आपको बता दी, टैक्स। देखो टैक्स रेट कैंडिडेट का कम है, कोवर्ट का ज्यादा है। दिमाग से सोचो, टैक्स रेट कैंडिडेट का कम है, कोवर्ट का ज्यादा है। दूसरी बात, फाइनेंस कॉस्ट भी इसकी कम है देखो, और उसकी ज्यादा है। नजर आ रही है बेटा? ये देखो फाइनेंस कॉस्ट मीन सूद, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैंडिडेट पे कम लग रहा है, कोवर्ट पे ज्यादा लग रहा है, तभी कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है, कोवर्ट का कम है। तो क्वेश्चन में जब हम आगे प्रोग्रेस करेंगे बेटा, तो हम जब डिस्कशंस कर रहे होंगे तो उसमें हम ये रीजंस डेफिनेटली लिखेंगे, उसमें हम ये रीजंस डेफिनेटली लिखेंगे। ओके, अब देखें दोनों की बैलेंस शीट देखें। अभी तो एक डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, दोनों इदारों की। इधर देखें बैलेंस शीट गिवन है, एक कैंडिडेट की है और ये कोवर्ट की है। कैंडिडेट की बैलेंस शीट में प्रॉपर्टी के आगे 0 लगा हुआ है, जबकि कोवर्ट में 3000। इसका मतलब कैंडिडेट ने प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई होगी। इसका मतलब ये प्रेमिसेस तो दोनों के पास होगी, लेकिन प्रॉपर्टी इसकी नजर नहीं आ रही, तो इसने रेंट पे ली हुई है। तो हम ये बोलेंगे कोवर्ट प्रॉपर्टी खरीदने पे यकीन करता है, जबकि कैंडिडेट बाय करने पे यकीन करता है। अच्छा, ओन प्लांट दोनों के पास है, ठीक है। ROU, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट, याद है लीजिंग, तो इसने लीज पे कोई एसेट नहीं लिया, जबकि इसने लीज पे एसेट लिया हुआ है, ठीक है। तो कोवर्ट ने लीज पे एसेट लिया हुआ है, लीज पे एसेट लिया हुआ है, तो लीज, अब आपने नया लीज का स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है IFRS 16। तो अब नॉर्मली जो मेजोरिटी लीजेस हैं, दे आर ऑल फाइनेंस लीज। तो फाइनेंस लीज पे जब इन्होंने एसेट लिया हुआ होगा कोवर्ट ने, तो मुमकिन है उनकी गेयरिंग भी ज्यादा हो, मुमकिन है उनकी गेयरिंग भी ज्यादा हो। कोवर्ट की बात कर रहा हूँ, देख लो ये। देन दोनों इदारों की इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स और बैंक नजर आ रहे हैं। दोनों इदारों की इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स और बैंक आपके सामने नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं जी। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे देखें बेटा, दोनों का शेयर कैपिटल भी है, रिटेन अर्निंग भी, और रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये एक बड़ी मजेदार चीज है, देखो अब गौर से सुनना। एनर्जी, देखो बेटा कैंडिडेट के पास, इधर देखें, कैंडिडेट के पास ना तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है ही नहीं, वो तो लेता ही नहीं। कोवर्ट के पास प्रॉपर्टी है, यानी ना सिर्फ उसने प्रॉपर्टी बाय की हुई है, बल्कि उस प्रॉपर्टी को रिवैल्यू भी किया हुआ है, देखा। तो कोवर्ट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा नहीं होंगी। फिर बोलता हूँ, कोवर्ट ने ना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, बल्कि उस प्रॉपर्टी को रिवैल्यूएशन भी किया हुआ है, रिवैल्यू भी किया हुआ है। तो कोवर्ट के एसेट्स की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही होगी ना। हाँ, तो आप लोगों ने जब मेरे साथ इनिशियल लेक्चर सुना था, तो उसमें बताया था कि जब कभी भी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा नजर आ रही होती है बेटा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा नजर आ रहा होता है। और जब कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा नजर आ रहा होता है, तो आपका रोज गिर जाता है। तो मुमकिन है कोवर्ट का रोज गिरा हुआ, हम देखेंगे आगे, आपको पता लगेगा। अच्छा, एक और मजेदार चीज, दोनों इदारों की बुक्स में देखो, अब यहाँ बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, इधर देखें आप, जरा बी वेरी केयरफुल। दोनों इदारों की बुक्स में 5-5 हजार का लोन है, आंखें खोल के देखो। दोनों इदारों की बुक्स में 5-5 हजार का लोन है, ऐसा ही है। और उसकी रीपेमेंट डेट देख लो, 31 दिसंबर 2006 दोनों की। तो जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ, मेरी तरफ प्लीज। यार आपने अभी जो ऊपर ईयर एंड पढ़ा है वो 30 सितंबर X5 है, आप अभी टेक ओवर कर रहे हो 30 सितंबर X5 को, और ऑलमोस्ट बस 2006 में, अगले साल ही ये लोन रीपे करना होगा। और लोन रीपे करने की जिम्मेदारी मालिकों की होती है ना। तो अब याद रहे, हम कमेंट्री में लिखेंगे कि पेरेंट कंपनी अगर इन दोनों में से किसी को भी खरीदेगी, पेरेंट कंपनी इन दोनों में से किसी भी इदारे को खरीदेगी, तो याद रखना अगले साल एक बड़ा लोन भी रीपे करना पड़ेगा, यानी $5000, 5 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 12 मिलियन की तो आप कंपनी खरीदोगे, ऊपर प्राइस पड़ी थी ना, और 5-5 मिलियन और डालना पड़ेगा इदारे में, सही है, क्योंकि अल्टीमेटली मालिकों को ही देना पड़ेगा ना। तो बच्चे ने कहा सर कंपनी के पास कैश भी तो होगा, नहीं, जाके एसेट साइड पे देख लो, कैश तो इनके पास कम है, लोन का अमाउंट ज्यादा है, बैंक और कैश का अमाउंट कम है। तो पेरेंट कंपनी को अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम इन दोनों में से किसी भी इदारे को खरीदें, हम इन दोनों में से किसी इदारे को भी खरीदें, तो आने वाले कल में, तवज्जो फरमाइए, हमें 5-5 मिलियन और डालने पड़ेंगे अगले ही साल, ठीक है। अच्छा, एक और बात बड़ी जबरदस्त, यार दोनों इदारों ने 5-5 हजार का लोन लिया हुआ है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने 5-5 हजार का लोन लिया हुआ है, लेकिन इस पर सूद का रेट है 10% और इस पे है 5%। ये देखें बेटा, एक पे सूद का रेट लग रहा है 10% और एक पे लग रहा है 5%। तो बेटा
कोवर्ट को बाजार में 10% पे लोन मिल रहा है जबकि कैंडिडेट को 5% पे। तो इसकी एक वजह मैं बताता हूँ, अगर F9 पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो वैसे ही बताया हूँ बेटा। इसका मतलब कैंडिडेट की क्रेडिट वर्दनेस गुड है, जिसकी क्रेडिट वर्दनेस अच्छी होती है, यानी जिसका क्रेडिट रिस्क कम होता है, तो उसको लोग कम रेट पे भी लोन दे देते हैं, जबकि कोवर्ट को लोग महंगा लोन दे रहे हैं। इसका मतलब कोवर्ट को लोग हाई रिस्की समझते हैं। मार्केट की नजर में कोवर्ट इज अ हाई रिस्की एंटिटी, दैट्स व्हाई पीपल आर गिविंग लोन टू कोवर्ट एट हाई इंटरेस्ट रेट। सोचो जरा। अब ये आपके पास करंट लायबिलिटीज नजर आ रही है, देखिए। चलो एक मजेदार चीज है, देखो सुनो बेटा। कैंडिडेट की जो एसेट साइड पे ओन्ड प्लांट था और कोवर्ट दोनों का ओन्ड ओन्ड, एक तो खरीदा हुआ प्लांट था ना, उसकी तफसील देखो, उसकी तफसील है भाई। 8,000 रुपए की कॉस्ट है, उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट 2,000 की लेस की हुई है। अच्छा, आप सब ने IS-20 गवर्नमेंट ग्रांट पढ़ा है। आप लोगों को याद है जब ग्रांट रिसीव होती है तो एक तरीका तो उसको रिकॉर्ड करने का है, बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट। जब गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव होती थी तो उसको रिकॉर्ड करने की एक एंट्री होती थी, बैंक डेबिट और डेफर्ड इनकम क्रेडिट, अलग से उसकी ट्रीटमेंट करते थे। और एक और मेथड आपने कराया था, डायरेक्ट मेथड, जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट आप रिसीव करो तो डायरेक्ट एसेट की कॉस्ट को कम कर दो, डायरेक्ट एसेट की कॉस्ट को कम कर दो। ये वही मेथड अप्लाई कर रहा है कि यानी अगर गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी तो अल्टीमेटली हमें एसेट सस्ता पड़ गया ना। अगर गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी तो अल्टीमेटली हमें एसेट सस्ता पड़ गया ना, सोचो। हाँ, तो ये देखो इन्होंने डायरेक्ट 2,000 रुपए यहाँ से लेस कर दिए हैं, तो देखो इनका एसेट ही 6,000 रुपए का हो गया। देखो इस हरकत की वजह से इनके कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कम हो गए होंगे, कैंडिडेट के कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कम हो गया होगा, आंखें खोल के देख लो। अच्छा, कोविड के अंदर एक चीज देखें, ये भी एक कमेंट्री का एक टेक्निक है कि 10,000 रुपए का उन्होंने एसेट लिया था, कोविड वालों ने 10,000 का एसेट लिया था और वो अब 8,000 से डेप्रिशिएट हो गया है। इसका मतलब ये है कि कोविड वाला एसेट 80% डेप्रिशिएट हो गया है। कोविड वाला एसेट 80% डेप्रिशिएट हो गया है। यानी एक बात समझाऊं, सिर्फ इसको टेक्निकली सोचो, एक मालिक की नुक्ता नजर से देखो। सुनो, आप लोग एक चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे हो, जिसमें से एक बिजनेस ऐसा है जिसके 80% एसेट डेप्रिशिएट हो चुके हैं, तो आप यूं समझें कि जब 80% एसेट्स डेप्रिशिएट हो गए तो अनकरीब यू नीड टू बाय न्यू एसेट्स। इस कंपनी को नए एसेट खरीदने पड़ेंगे और नए एसेट खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अब इस कंपनी में और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है कोविड के अंदर, याद रखना। सही। उसके बाद आगे पढ़ें बेटा। राइट ऑफ यूज कैंडिडेट के पास नहीं है, कोविड के पास है। अच्छा जी, मैं रुक रहा हूँ फिर। कुछ रेशियोज आपको इन्होंने कंप्यूट, कैंडिडेट के तो सारे रेशियोज कंप्यूटेड है, देखें कैंडिडेट के तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सारे रेशियोज ही कंप्यूटेड हैं, लेकिन कोवर्ट के अंदर 4 रेशियोज मिसिंग है। कोवर्ट के अंदर देयर आर 4 रेशियोज मिसिंग, 4 रेशियोज मिसिंग हैं। ठीक है, कोवर्ट में 4 रेशियोज मिसिंग है। तो पहली रिक्वायरमेंट आप देखो, होश में रह के प्लीज, आप लोग की एनर्जी बहुत चाहिए। जब ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो यार फिजिकली आ भी नहीं रहे तो एटलीस्ट वहीं बैठे बैठे एनर्जी लगा दो और सीख जाओगे इंशाल्लाह। सुनो, कैलकुलेट रिक्वायरमेंट नंबर 1, कैलकुलेट द मिसिंग रेशियोज ऑफ कोवर्ट। All lease liabilities are treated as debt and profit before interest and tax should be used for the calculation of return। सही है। एक मिनट, एक मिनट सबर। क्या लिखा है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC लिखा हुआ है यहाँ, फिर लिखा हुआ है, देखो नीचे पढ़ो, नेट एसेट टेकन एज सेम फिगर एज कैपिटल एम्प्लॉयड। सामने देखते रहना बेटा। आपको पता है कि आपने पढ़ा है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? डेट प्लस इक्विटी, याद है? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है डेट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी, यानी सारा लॉन्ग टर्म पैसा, डेट प्लस शेयर होल्डर इक्विटी। इस सवाल में जब हम जहां जहां कैपिटल एम्प्लॉयड लिखेंगे ना, वहां देखो इधर पढ़ो ये। अब ऑल लीज लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज डेट। ऑल लीज का मतलब क्या है? देखो मैं मतलब लिख रहा हूँ, ऑल लीज लाइबिलिटी का मैं मतलब लिखने जा रहा हूँ। देखो ऑल लीज लाइबिलिटी का मतलब होता है, ये देखो देखो, ऑल लीज लाइबिलिटी का मतलब होता है करंट
प्लस नॉन करंट। सही है बेटा, ये इसका मतलब है, याद रखना। ऑल लीज लाइबिलिटी का मतलब होगा करंट प्लस नॉन करंट। तो जब आप मेरी बात सुनो, रोस निकाल रहे हो और गेयरिंग निकाल रहे हो, तो उसमें जहां भी डेट लोगे ना, डेट यानी लोन, तो लोन में लीज लाइबिलिटीज लेंगे, हाँ लेंगे, और दोनों लेंगे, करंट नॉन करंट दोनों। उसने बोला है, मैं नहीं कह रहा, उसने बोला ऑल लीज लाइबिलिटीज शुड आर ट्रीटेड एज डेट एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स शुड बी यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो याद रखना बेटा। देखो यहाँ जैसे लिखा है ना गेयरिंग के अंदर, ये देखें गेयरिंग क्या है, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। गेयरिंग का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला लिखा हुआ है गेयरिंग का, प्लीज बेटा देख लो। गेयरिंग है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, गेयरिंग है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो डेट से मुराद लोन्स, नॉर्मली लोन्स नॉन करंट लाइबिलिटी होती है, लेकिन जहां लीज की लाइबिलिटी लोगे उसमें लीज की करंट लाइबिलिटी ले लेना। उसने बोला है ऑल, उसने वर्ड यूज किया ऑल लीज लाइबिलिटीज आर ट्रीटेड एज डेट। ओके, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं, आप आराम से देखें, इसको देखें आराम से। चलो, अब मैं आपके सामने, देखो बेटा कैंडिडेट के रेशियोज तो आपने सारे निकले हुए, कोवर्ट के 4 निकालने, कोवर्ट के 4 मिसिंग रेशियोज हैं। सही है, 4 मिसिंग है। देखो एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक ये रहा, देखो यहाँ टिक लगे हुए, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, एक प्रॉफिट मार्जिन है, एक ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड है, और गियरिंग डेट रेशियो है। सही है ना, ये 4 निकालने, ठीक है। और किसके लिए निकालने बेटा, कोवर्ट के निकालने, कैंडिडेट का निकला हुआ है। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। चलो, कोवर्ट के लिए रेशियोज निकालने। पहला रेशियो निकालना है रोस। मैंने फॉर्मूला आपको रेडीमेड लिख के दिया हुआ है, देखो कोवर्ट की हेडिंग है, फॉर्मूला रेडीमेड लिख के दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, रोस है पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तवज्जो फरमाइएगा। आइए मैं क्वेश्चन में ऊपर मूव करता हूँ और आपको ये सारे नंबर्स देता हूँ। चलो ये देखो, ये देखो पीबीआईटी कैसे निकलेगा बेटा कोवर्ट का। यार 4000 का पीबीटी है, देखो पीबीटी 4000 है, और पीबीटी में से फाइनेंस कॉस्ट लेस हुई है, तो आप इसको ऐड बैक कर लो। ये देखो 4000 में पीबीटी में फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट को ऐड बैक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली 4900 तुम्हारा पीबीआईटी आ जाएगा। 4900 तुम्हारा पीबीआईटी आ जाएगा, नजर आ रहा है बेटा। 4900 आपका पीबीआईटी आ जाएगा। फिर बोल रहा हूँ बेटा, 4000 का पीबीटी है और 900 रुपए का इंटरेस्ट है, तो वो ऐड बैक करोगे तो 4900 पीबीआईटी आ जाएगा। सही है। अब सुनो, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो देखें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आप, अब देखो यही चीज असल सीखनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, नॉर्मल फॉर्मूला यही है, शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन इस बार एक करंट लायबिलिटी भी लीज की मिलानी होगी। तो ये रही कोवर्ट की शेयर होल्डर इक्विटी, ये देख लो, ये रही शेयर होल्डर इक्विटी कोवर्ट की 5600, ये रहे उसके नॉन करंट लोन, और उसमें ये देखो लीज लायबिलिटी नजर आ रही है, इसकी 1000 रुपए की करंट भी मिला देना, 1000 रुपए की करंट भी मिला देना, उसने बोला था रिक्वायरमेंट में। ठीक है, तो बेटा मैंने पीबीआईटी ऊपर ढूंढ दिया, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड होता है शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म लोन, नॉन करंट लोन्स। तो शेयर होल्डर इक्विटी ये रही बेटा, और ये रहे नॉन करंट लोन्स, लेकिन एक करंट लाइबिलिटी भी मिला देना, क्योंकि उसने बोली थी ऑल लीज लाइबिलिटीज, उसने क्लियर बोला था ऑल लीज लाइबिलिटीज। ओके, चलो आ जाओ, मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ। देखो बेटा पीबीआईटी कितना है, 4900 प्यारे बच्चों देखो। अच्छा, अब नीचे एक तो मैंने लिखा 5600 की शेयर होल्डर इक्विटी, प्लस आपके पास 9200 का था लॉन्ग टर्म लोन। आप लोग के पास क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन में भी देखें बेटा, एग्जाम किट का सवाल है, प्लस 1000। ओके, आप अपने पास क्वेश्चन सामने रखें भाई एग्जाम किट का। चलो इंटू 100 करो, ये कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा, that's your ROS, that's your ROS, return on capital employed, return on capital employed, return on capital employed, ये है आपका return on capital employed। सही। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, ये बहुत सिंपल रेशियो, इसमें कोई दिमाग, पीबीआईटी अपॉन सेल्स,
पीबीआईटी बेटा यही रहा, ऊपर आपने रोज के अंदर लिखा था 4900 डिवाइडेड बाय, जाके सेल्स देख लो, जाओ सेल्स देखो, मैं दिखा देता हूँ। चलो यार ये रही सेल्स है इसकी, कोवर्ट की कितनी, ये देखो कोवर्ट की सेल्स है 40,000। कोवर्ट की सेल्स कितनी है बेटा 40,000, आराम से देख लें, सेल्स रेवेन्यू ऑफ कोवर्ट इज 40,000। चलो ये आ जाएगा 12.25%, 12.25%, सही है बेटा। अच्छा, तीसरा रेशियो जो हमें निकालना है वो ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड है। इसका वैसे फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर्स, लेकिन वो तब यूज होता है जब ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दोनों गिवन हो, वरना आप क्या फॉर्मूला यूज करते हो, क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। बेटा क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या है, चलें आइए क्लोजिंग क्रेडिटर्स ढूंढते हैं। ये रहे, ये देखो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं आपके पास 2100, ये देखो ये नजर आ रहे हैं, ट्रेड पेबल्स को क्रेडिटर्स बोलते हैं, ये रहो 2100, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं 2100, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है बेटा देखें 32,800। चलो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है बेटा, इजी है ये बनता है आपके पास 23.3 डेज, 23.3 डेज, 23.3 डेज, ओके। देन फिर है आपके पास आखिरी है गेयरिंग, फिर लास्ट है गेयरिंग। देखो बेटा गेयरिंग का फॉर्मूला होता है, ये इसने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जब क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा हो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप जाके देख लेना क्वेश्चन के अंदर जहाँ कंप्यूट हुआ है वहाँ लिखा हुआ है। गेयरिंग का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट मींस नॉर्मली लोन्स, लेकिन यहाँ डेट का मतलब क्या होगा, नॉन करंट लोन्स भी होंगे और एक करंट लाइबिलिटी भी मिलाना, एक करंट लाइबिलिटी भी मिलाना जो कि किसकी है, लीजिंग की है, सही है। चलो मैं आपके सामने इधर देखो, ये देखो बेटा अभी हमने देखी थी सारी करंट लाइबिलिटीज में आपके पास था 9,200, नहीं लॉन्ग टर्म लोन 9,200 थे, उसमें से ये देखो करंट लाइबिलिटी मिला दी 1,000 रुपए की, सही है। अब डिनोमिनेटर में ये पूरा, ये न्यूमरेटर तो पहले पूरा कॉपी करो, ये न्यूमरेटर पूरा डिनोमिनेटर में कॉपी करो। हेलो, अच्छा ये न्यूमरेटर पूरा आपने कॉपी करना है डिनोमिनेटर में, देखो कैसे, 9200 प्लस 1000, देखो वही पूरा लाइबिलिटी प्लस इसमें इक्विटी भी ऐड कर लो, इक्विटी कितनी थी आपकी 5,600, याद है, इनटू 100 कर लो, तो ये तुम्हारी गियरिंग आ जाएगी, करो कैलकुलेट, ये हो जाएगी 64.5%, सही है बेटा, ये लो 64.5%। बेटा ये चारों रेशियोज आपने निकाल दिए हैं, 4 मार्क आपको मिल जाएंगे, 4 रेशियोज निकालने के बेटा 4 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएंगे, 4 रेशियोज निकालने के 4 मार्क्स मिल जाएंगे। मैं अब यहाँ पर 1-2 मिनट रुक रहा हूँ, आप आराम से इसको अच्छी तरह क्वेश्चन से देख लो, तसल्ली कर लो बेटा, जल्दी नहीं करो, तसल्ली करो। ठीक है जी,
अब हमें कमेंट्री करनी है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 देखो क्या है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, ये देखें बेटा प्लीज। यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन assess the relative performance and financial position of candidate and cohort for the year ended 30th September X5 in order to assess the directors of X1 to make acquisition decision। भाई दोनों में से कौन सी अच्छी है, किसके अंदर क्या खामी है, क्या बुराई है, उनकी परफॉर्मेंस नॉर्मली फॉर द ईयर की चीज होती है और फाइनेंशियल पोजीशन एज एट होती है। सही है। परफॉर्मेंस का शॉर्टकट मतलब ये इनकम स्टेटमेंट वाले रेशियोज पे बात होगी, एस और एफ फाइनेंशियल पोजीशन में यानी एसओएफपी वाली चीजों पे। सही है। in order to assess directors of expand to make acquisition decision कि भाई इन दोनों में से कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, इस पर हमें अब डिस्कशन करनी है। यही इस सवाल का दिल है। इस सवाल की असल रिक्वायरमेंट यही है। आखिरी रिक्वायरमेंट इज वेरी जनरल, वो इतनी मुश्किल नहीं है, इसको अच्छी तरह सुकून से कर लेना। अच्छा बेटा अब याद रखना, हमें हर रेशियोज पे बात नहीं करनी होती, ऐसा कोई फर्ज नहीं है हर रेशियो पे। हमें नॉर्मली जो सबसे कीमती रेशियो होता है, अगर आप पूरी हिस्ट्री देखो F7 की, तो रोस है सबसे ज्यादा। एग्जामिनर की कमेंट्री भी अगर आप उठा के देखें, एग्जामिनर की मार्किंग स्कीम, तो दे नॉर्मली डिस्कस रोस इन वेरी डिटेल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को बहुत डिटेल में बात करते हैं। सही है। ओके, तो उस पर हमेशा डिस्कशन ज्यादा होती है। अब आए, चलो बेटा अब सबसे पहले आप देखें रोस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कैंडिडेट का रोस था 62.5 और इसका कितना था 31.1। देख लो देख लो देख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब आप यहाँ देखें, अच्छा इसका पीबीआईटी मार्जिन भी लिख देता हूँ। कितना था ऑपरेटिंग मार्जिन? 12.25 लिख देता हूँ यहाँ। ये देखो, सही है, ये आपके सामने लिख दिया। अब आप सबसे पहला रेशियो एक नजर देखें। हाँ बड़ा भाई, रोज पे ज्यादा बात होनी चाहिए प्लीज। कैंडिडेट का रोस है 62.5% और कोवर्ट का रोस है आधा, ऑलमोस्ट आधा। कैंडिडेट का रोस है 62.5 और कोवर्ट का है 31.1। अब देखो, बहुत पहली तो बात ये कि हपड़ दपड़ नहीं करो, सुकून से लिखो और काम की बातें लिखो। अच्छा रेशियो एनालिसिस के बारे में एक बात बताई जाती है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ट्रेनर्स ये बात बोलते हैं कि एक ऐसा एरिया है कि इस पे बंदा बात करने लगे ना तो डिनर कराना पड़ेगा। इतना टाइम लगा सकते हैं, ये वो इकोनॉमिक्स पे निकल जाओ, मार्केटिंग में निकल जाओ, एचआर पे निकल जाओ, टू 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 कटे मारते रहो, कहाँ से कहाँ निकल जाओ। तो भाई एग्जामिनर उस फजूल गपशप के मार्क्स नहीं देगा और एक ही सवाल पे पूरे 3 घंटे लगा दोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटा कुछ मशहूर मशहूर कमेंट्री करनी होती है बस, ऐसी फजूल हर फजूल बात पे टाइम वेस्ट नहीं करना होता, ये याद रखना। ठीक है। तो अब देखो मैं तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। बेटा कोवर्ट का रोस है 31, उसका 62.5 है। आपको पता है रोस रिफ्लेक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। रोस रिफ्लेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। तो बज़ाहिर एट फर्स्ट इंस्टेंस एक नजर में यूं लग रहा है कि कैंडिडेट इज मोर एफिशिएंट देन कोवर्ट। बिल्कुल सही बात है, कैंडिडेट का रोस डबल है तो कैंडिडेट ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर रहा है अपने रिसोर्सेज को, राइट, एज कंपेयर टू कोवर्ट। हाँ राइट, तो आपने पहले ये बात बतानी है। फिर मैंने आप लोग को, अभी मैं सिर्फ ओरल बता रहा हूँ, फिर रिटन भी आपको दिखाता हूँ किस तरह लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बताया था कि रोस इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर और ऑपरेटिंग मार्जिन। रोस इज द प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर और ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ये दोनों देखो बेटा, देखो एसेट टर्नओवर दोनों के करीब करीब है, इसके थोड़ा ज्यादा है कैंडिडेट का, इसका कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, इसका बहुत ज्यादा है और इसका बहुत कम है। इसका बहुत कम है। देख लो बेटा कोवर्ट का, इसका मतलब अगर दिल से सुनो, दिल के कानों से सुनो ना गौर से, तो कोवर्ट, तवज्जो, कोवर्ट का रोस गिरने की मेजर वजह उसका उसके ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। कोवर्ट का रोस गिरने की मेजर वजह उसकी ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। और ऑपरेटिंग मार्जिन इस वजह से भी कम है क्योंकि जीपी मार्जिन भी कम है। देखो तो सही, देखो प्लीज बेटा जान लगाओ, ऑपरेटिंग मार्जिन इस वजह से भी कम है क्योंकि जीपी मार्जिन कम है, क्योंकि जीपी मार्जिन कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन इस वजह से भी कम है क्योंकि जीपी मार्जिन कम है। ओके राइट राइट। अब एक वजह इसकी ये भी हो सकती है कि हम मार्जिन कम इसलिए रखते हैं ताकि हम प्राइस ज्यादा रखें। हम मार्जिन कम इसलिए रखते हैं ताकि हम प्राइस, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, मार्जिन कम होने की एक सिंपल वजह ये होती है कि सेलिंग प्राइसेस कम है, हमने पढ़ा था लास्ट। मार्जिन कम होने की एक बड़ी वजह ये होती है क्योंकि सेलिंग प्राइसेस कम है। तो कोवर्ट के लो मार्जिन मींस लो प्राइसेस, लेकिन
आपको पता है जब आप प्राइस कम करते हो तो यू वर्क इन फॉर क्वांटिटी, आप बड़ा क्वांटिटी में माल बेचते हो। कुछ ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में जो प्राइस कम करके बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे होते हैं, ऐसे टीचर्स भी हैं इवन। सही। तो बेटा एक बात बोलूं, कोविड की आप सेल्स देखना है एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज्यादा है। इधर देखो कोविड की सेल्स, ये देखो यहाँ देखो, कंपेयर करो इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट को प्यारे बच्चों कंपेयर करो, कोविड की सेल्स 40,000 है और उसकी 25,000 है। तो शायद एक मिनट, एक इल्मी मसला आया, शायद कोविड एक ऐसा इदारा है, शायद कोविड एक ऐसा इदारा है जो क्वांटिटी पे यकीन करता है। कोविड एक ऐसा इदारा है जो क्वांटिटी पे काम, प्राइस कम करके बड़ी क्वांटिटी में खेलने पे यकीन रखता है। सही है। तो ये क्या एक बिहेवियर है जो हमें यहाँ से नजर आ रहा है। देन चलो अब मैं इसको पढ़ता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, किस तरह लिखना है। मैंने कुछ इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है, आप लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता शेयर करता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। ये देखो बेटा, अब आप लोग, फिर मैं बोल रहा हूँ एनर्जी लगाना है ज्यादा, आधे घंटा और है, बस एनर्जी लगाओ। यहाँ देखें रोज, देखो सिंपल सिंपल डिस्कशन देखो, रोज ऑफ कैंडिडेट इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ कोवर्ट विच रिफ्लेक्ट्स हाई एफिशिएंसी ऑफ कैंडिडेट। सही है। कोवर्ट का रोज, कैंडिडेट का रोज कोवर्ट से डबल है, जिसका मतलब कैंडिडेट की एफिशिएंसी ज्यादा है। ये सिंपल बता दिया, क्योंकि रोज का मतलब एफिशिएंसी होता है। अच्छा फिर आपने क्या बताया, रोज इज द प्रोडक्ट, PROD लिखा है, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑफ एसेट टर्नओवर, इन दोनों का मिक्सचर होता था, याद है, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन। Covert ROS is down because of low profit margin as asset turnover of both companies are almost close। भाई मैंने ऊपर आपको अभी बताया था दिखा के क्वेश्चन, आप भी देख सकते हो, आपके पास क्वेश्चन मौजूद है। दोनों के एसेट टर्नओवर में इतना मेजर फर्क नहीं है, हाँ कैंडिडेट का थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मेजर फर्क नहीं है। असल जो फर्क है ना मेजर, वो है ऑपरेटिंग मार्जिन में। जो मेजर फर्क है वो है ऑपरेटिंग मार्जिन में, जो मेजर फर्क है वो ऑपरेटिंग मार्जिन में है। जो मेजर फर्क है वो ऑपरेटिंग मार्जिन में है, जो मेजर फर्क है वो ऑपरेटिंग मार्जिन में है, जो मेजर फर्क है वो ऑपरेटिंग मार्जिन में है। सही है। ओके। तो कोवर्ट का मार्जिन कम है, इस वजह से कोवर्ट का रोज कम है। एक वजह आपने बता दी, आगे बताया आपने। देखो कोवर्ट लो मार्जिन, बेटा यहाँ से देखें, यहाँ से देखें प्लीज प्लीज यार, कोवर्ट लो मार्जिन आर एन इंडिकेटर, कोवर्ट लो मार्जिन आर एन इंडिकेटर that Covert has low prices which boosted its sales to 40,000। देखा, इसने प्राइसेस को लो रखा और अपनी सेल्स को बढ़ा लिया, क्वांटिटी में काम कर लिया। प्राइसेस को लो रख के अपनी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, ऐसा ही है। अब अब ये लाइन अभी नहीं पढ़ी, हाँ अगली। बेटा कभी भी अगर आपको रोज पे बात करनी हो ना, तो कैरिंग वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट जरूर देख लेना। क्यों, हवा में तीर नहीं तलवा रहा, एक मिनट रीजन देता हूँ। इधर देखो तुमने याद है रोज पढ़ा था, रोज का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी, रोज का फॉर्मूला होता है पीबीआईटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के खुद के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता था इक्विटी प्लस लोन और दूसरा ये भी होता है टोटल एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। याद है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला होता है टोटल एसेट लेस करंट लायबिलिटीज। अब कॉमन सेंस की बात हो, अगर किसी इदारे के ये एसेट्स कम होंगे ना, तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा। अगर किसी इदारे के एसेट्स कम होंगे तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा, याद है, तो उसका रोज ज्यादा होगा। किसी इदारे के एसेट्स कम होंगे तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा और रोज ज्यादा होगा। अब मुझे आपको बेटा मेरी तरफ तवज्जो, मुझे आपको ये बात बतानी है कि कैंडिडेट का रोज ज्यादा क्यों है। अब मैं बताने जा रहा हूँ, इधर आओ देखो, इधर आओ, क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ये क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ। याद है कैंडिडेट के पास, ये देखें कैंडिडेट के पास जो प्लांट था उसमें से गवर्नमेंट ग्रांट डायरेक्ट लेस कर दी थी। कैंडिडेट ने अपने प्लांट में से गवर्नमेंट ग्रांट लेस कर दी थी, तवज्जो इधर। तो जब कैंडिडेट ने डायरेक्ट प्लांट में से लेस की थी तो प्लांट की वैल्यू कम हो गई होगी ना यार। जब प्लांट की वैल्यू कम हो गई होगी तो नॉन करंट एसेट कम हो गए होंगे, और जब नॉन करंट एसेट कम हो गए होंगे तो एसेट भी कम नजर आ रहे होंगे, और एसेट कम नजर आ रहा होगा तो कैपिटल एम्प्लॉय भी कम नजर आ रहा होगा, तभी तो इसका रोज ज्यादा है। नहीं समझे भाई, कैंडिडेट ने अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को डायरेक्ट एसेट में से लेस किया तो कैंडिडेट के एसेट्स की वैल्यू कम होगी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा, तो रोज ज्यादा नहीं होगा। ये रीजन है। देखो ये देख लो इधर, कनेक्शन ये रहा।
एक मिनट, ये रहा, देखो एसेट्स की वैल्यू इसकी कम हो गई होगी, जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम होगा और रोज ज्यादा होगा। ये पढ़ लो, ये रहा, ये लाइन, ये वाली लाइन पढ़ो, रोज इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन कैरिंग वैल्यूज ऑफ NCA है, ये NCA है, नॉन करंट एसेट, एज गवर्नमेंट ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैंडिडेट्स प्लांट, दैट्स व्हाई रोज ऑफ कैंडिडेट इज हाई, राइट, देख लीजिए। अब अगली बात देखो, कैंडिडेट इतना चालाक था, कैंडिडेट प्रॉपर्टी को खरीदता ही नहीं था। देखो मैं कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, कैंडिडेट जालिम प्रॉपर्टी खरीदता ही नहीं था, जबकि कोवर्ट बेचारा ना सिर्फ प्रॉपर्टी को खरीदता था बल्कि उसे रिवैल्यू भी करता था। फिर सोचो, कैंडिडेट के एसेट साइड पे याद है मैंने आपको दिखाया था शुरू में ही कि ना उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, जबकि कोवर्ट ने प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, और ना सिर्फ उसने खरीदी हुई थी कोवर्ट ने, बल्कि उसको रिवैल्यू भी करा था, उसकी इक्विटी साइड पे रिवैल्यूएशन रिजर्व था। तो इस वजह से क्या होगा, इधर देखो, इधर देखो, ये देखो, मैं कोवर्ट के लिए बोल रहा हूँ, कोवर्ट ने ना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी हुई है बल्कि उसको रिवैल्यू भी किया हुआ है अपवर्ड, तो उसके एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी, और जब कोवर्ट के एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका कैपिटल एम्प्लॉयड भी ज्यादा होगा, और जब उसका कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा होगा तो उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम होगा, उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कम होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक जो हमने बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे रोज पे, अब हम बात करेंगे, अच्छा ये वाला पॉइंट रीड कर लो, मैंने वैसे बता तो दिया लेकिन आपने रीड नहीं किया, देखो, also candidate does not own property, that's why कैरिंग वैल्यू, सीवी का मतलब ये कैरिंग वैल्यू है, ये कैरिंग वैल्यू है, सीवी मींस कैरिंग वैल्यू, देख लो, कैरिंग वैल्यू लो, देखो इसने लो लिखा हुआ है नीचे, ये देखो, कैरिंग वैल्यू इज लो, लो हो रही है, and ROS is high. On the other hand, Covert not only owns the property but also revalue the property. That's why carrying value high and ROS low. ये देखो एरोस बना के समझाया हुआ है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा होगी और आपके पास रोज कम होगा। ये वही वाली बात है जो अभी पढ़ाई थी, देख लो इधर, ये देख लो, यहाँ भी वही लिखी हुई है। अच्छा जी, अब बेटा देखें, एक बात सुने, जब ये टेक ओवर का सवाल है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल सुनो, और ये आप हर सवाल के लिए बता रहा हूँ, जब भी टेक ओवर वाला सवाल आएगा तो याद रखना बेटा, पेरेंट कंपनी जब एस कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसकी इक्विटी खरीदती है यार, तो इक्विटी वाला रेशियो जरूर निकालना, रिटर्न ऑन इक्विटी, याद है ROE की, इक्विटी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो बेटा पेरेंट कंपनी तो एस कंपनी की इक्विटी खरीदती है ना, तो ये वाला रेशियो पे जरूर बात करनी है, ROE। और पिछले लास्ट क्लास में जो हमने क्वेश्चन किया था हाइडन, याद है, उसमें हमने इक्विटी फेयर वैल्यू पे ली थी, भाई पेरेंट कंपनी जितनी प्राइस में एस कंपनी को खरीद रही है, तवज्जो, पेरेंट कंपनी जिस प्राइस में एस कंपनी को खरीद रही है मेरे प्यारे बच्चों सुनो, तो वो जो प्राइस दे रही है वही इक्विटी की फेयर वैल्यू, इक्विटी खरीद रही है ना, तो इक्विटी की फेयर वैल्यू वो 12 मिलियन है। तो ROE का फॉर्मूला आपको याद है, ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था, नीचे इक्विटी आती थी, ऊपर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता था, नीचे इक्विटी आती थी, लेकिन हम इक्विटी कौन सी लेंगे, वही 12 मिलियन वाली, हम इक्विटी लेंगे 12 मिलियन वाली। आइए 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 आइए, ये बेटा ये ROE का फॉर्मूला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय इक्विटी, तो अब मैं इक्विटी कौन सी लूंगा, 12 मिलियन, अच्छा मैं दोनों कंपनीज को एक ही रेट पे खरीद रहा हूँ, इसको भी 12,000 में खरीदूंगा, क्वेश्चन के शुरू में पढ़ाया था याद है, आपके पास क्वेश्चन के पहले पेज पे देख लो, तो मैंने इक्विटी 12,000 ले ली, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जाके उठाता हूँ, देखो कैंडिडेट का कितना था, कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर, ये देखो 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 इनकम स्टेटमेंट,
कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3600 था, उसका 3000 था। कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3600 था और उसका 3000 था। चलो लिखता हूँ, ये देखो बेटा, ये देखें, आराम से देखें, ठीक है, इनटू 100 कर लेते हैं बेटा। ये मेरे ख्याल से अल्लाह आप लोग को बहुत ज़्यादा खुश रखे, ये होगा कितना, 25%? नहीं, ये 30 होगा, हाँ 30 है, और ये होगा 25, ठीक है। कोवर्ट का कम आ रहा है आरओई और कैंडिडेट वालों का ज़्यादा आ रहा है। कोवर्ट का कम आ रहा है और कैंडिडेट वालों का ज़्यादा आ रहा है, सही है। अब इसका मैं बड़ा बेहतरीन जवाब देता हूँ। उसकी वजह यह है कि कैंडिडेट का देखो, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में फर्क है। न्यूमरेटर का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फर्क है। कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है, कोवर्ट का कम है, और उसकी वजह मैं आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बता चुका था। आइए फिर बता देता हूँ, आइए 1 मिनट देख लो इसको। सुनिए यार, इधर देखिए बेटा, सबसे पहली वजह क्या थी, ये देखें, आंखें खोल के देखें, मैंने सब किया हुआ है। कोवर्ट पे टैक्स रेट 25% लग रहा था, जबकि कैंडिडेट पे 20%। कोवर्ट पे टैक्स रेट 25% था, जबकि कैंडिडेट पे 20%, सही है। तो कोवर्ट पे टैक्स रेट ज्यादा था, इन टैक्स ज्यादा लग रहा था, इसी वजह से उस बेचारे का प्रॉफिट कम आ रहा था। एक नंबर दो, इसकी फाइनेंस कॉस्ट भी बेचारे की ज्यादा है, उसकी फाइनेंस कॉस्ट कम है। उसकी वजह ये है कि कोवर्ट को हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है। आपने अभी लोन की साइड पे देखा था, कोवर्ट का हाई इंटरेस्ट रेट था, जबकि कैंडिडेट का लो इंटरेस्ट रेट था, सही। तो ये दो वजूहत हैं जिसकी वजह से बेटा कैंडिडेट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है और कोवर्ट का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम है। चले यहाँ देखो, अब मैं ये बातें लिख रहा हूँ, जो ये बताया ना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो सुनो तो, देखो ये देखें, ये देखें, आराम से देखें। ROE ऑफ कैंडिडेट इज 30%, अभी हमने निकाला था, एंड कोवर्ट इज 25%, ये भी अभी हमने निकाला था। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ लो टैक्स रेट ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट के ऊपर टैक्स रेट कम लग रहा था, एंड लो फाइनेंस कॉस्ट, सही है, ये रीजन है। देखो, लो टैक्स रेट एंड लो फाइनेंस कॉस्ट, ये इसका रीजन है। देखो यहां से लेके यहां से यहां तक ये बात लिखी हुई है, देख लो। अब कैंडिडेट लोन कैरीज, ये बता दिया था, दोनों इदारों ने लोन लिए हुए थे, लेकिन कैंडिडेट का जो लोन था ना, उसका रेट था, याद है, 5%, जबकि कोवर्ट के लोन का रेट था 10%। तो इसका मतलब कैंडिडेट को बाजार से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है, कैंडिडेट को बाजार से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है। तो ये एक साइन है कि कैंडिडेट की क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है और कोवर्ट की क्रेडिट वर्दीनेस बुरी है। देखो ये बात लिख दी है, मैंने बता दी थी, ठीक है। देन इस पूरी गेम में पेरेंट कंपनी कौन है? एक्सपेंड, जो भी खरीदने जा रही है। एक्सपेंड शुड ऑल्सो कंसिडर दिस फैक्ट दैट बोथ कंपनीज लोन रीपेमेंट डेट इज वेरी नियर। बेटा दोनों इदारों की लोन रीपेमेंट डेट बहुत करीब है, दोनों इदारों की लोन
रीपेमेंट डेट बहुत ज्यादा करीब है, लोन रीपेमेंट डेट बहुत ज्यादा करीब है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, गौर से सुने मेरी बात, कि $5,000 यानी 5 मिलियन की एक और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी पेरेंट कंपनी को, चाहे दोनों में से कोई भी खरीदे। मैंने ऊपर दिखा दिया था, फिर दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें, ये रही बैलेंस शीट। देखो ये भाई, ये 5,000 का लोन ये है, और ये 5,000 का लोन ये रहा। नजर आ रहा है? हाँ, पक्का। इन दोनों ने 5,000 का लोन लिया हुआ, और उसकी रीपेमेंट डेट है 31 दिसंबर 2016। उसकी रीपेमेंट डेट है 31 दिसंबर x6। हाँ, तो जब रीपेमेंट डेट दोनों की अगले साल ही है, तो बेटा पेरेंट कंपनी को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें ये पैसे भी इंजेक्ट करने होंगे, ये पैसे भी इंजेक्ट करने होंगे। सही है, अनकरीब अगले साल। ये सवाल के वो मेजर कमेंट्री थी जिसके मार्क्स थे। बाकी आप आए वाए शायद डेटर डेज और क्रेडिटर डेज और जिस पे ही बात करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वो फिर ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगी। सही है ना, क्योंकि हमारे पास टाइम की भी कमी होती है। अच्छा, अब एंड में आप एक कंक्लूजन डाल सकते हो कि भाई कोवर्ट की सेल एब्सोल्यूट टर्म में ज्यादा है कैंडिडेट से, लेकिन कोवर्ट का रो स्लो है, उसकी एफिशिएंसी कम है, जबकि उसने क्वांटिटी पे काम कर रहा है। कोवर्ट की सेल ज्यादा है, नहीं बड़ी मार्केट को हो सकता है कैप्चर कर रहा हो। तो अब ये पेरेंट कंपनी को भी ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है। भाई मेरी तरफ देखें, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो हाई रिस्क चीजों को खरीदते हैं, और कुछ लो रिस्क चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी ग्रोन कंपनीज को खरीदते हैं, जो ग्रो हुई होती हैं, और कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो डूबी हुई कंपनीज को खरीदते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आर स्ट्रेटजी। पेरेंट कंपनी की स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि पेरेंट कंपनी को कैसी कंपनी चाहिए, उस हिसाब से लोग डिसीजन लेंगे। सही है, इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कंक्लूजन में, कि कैंडिडेट प्रॉपर्टी खरीदने पे यकीन नहीं रखता, जबकि कोवर्ट एसेट्स को बाय करने पे यकीन रखता है। हाँ, तो ये भी दोनों में एक फर्क है, ये भी इदारों की स्ट्रेटजीज में फर्क होता है। तो आपको अगर ऐसी कंपनी चाहिए जिसके पास बहुत सारे एसेट्स हों और उसने खरीदे हुए हों, तो फिर यहाँ कोवर्ट है, वरना आप कैंडिडेट की तरफ जाएं। सही है, यहाँ पर आप आराम से इसको देख लें। 1 मिनट में ये सारी चीज़ आपके सामने, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, आपको बताता हूँ और चीज़ें।
नाउ वी हैव लास्ट रिक्वायरमेंट, देखें क्या मांग रहे हैं, देखें ये पहले भी आ चुकी है, फिर आई है। डिस्क्राइब वेदर व्हाट फर्दर information may be useful to expand when making an acquisition decision। 4 मार्क, 4 मेजर पॉइंट भी लिख दोगे तो काफी है। सुनो मेरी तरफ यार, मैंने कितनी बार बोला है, लास्ट क्लास में बोला है, फिर बोल रहा हूँ, पेरेंट कंपनी जब सब्सिडरी कंपनी को चलता हुआ बिजनेस खरीदती है ना, तो यार ये बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है यार। आप रियल लाइफ में करके देखो, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों जो करते हैं, खुद हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ये एक बड़ा, यानी अंदर से इंसान का दिल धड़क रहा होता है कि मैं चलता हुआ बिजनेस खरीद रहा हूँ, पता नहीं अंदर क्या, अंदर की कहानी क्या है, कोई आपको गलत बिजनेस थमा के ना चला जाए। हो सकता है आप ऐसा बिजनेस पकड़ लो जिसके अंदर एम्प्लॉइज के फड्डे हों, कल्चरल डिफरेंसेस हों, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये जब पेरेंट कंपनी इस कंपनी को टेक ओवर करती है तो उसको कुरेदती है नहीं, उस टाइम शर्माया नहीं जाता, उस टाइम खुल के बात होती है, भाई एक एक इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। तो अब जरा सुनो, जब आप टेक ओवर करते हो तो आप एक कीमत अदा कर रहे होते हो, तो आपने कंसोलिडेशन भी सबने पढ़ा हुआ है बच्चों ने, तो आप ये देखते हो कि भाई जो कंपनी खरीद रहे हो उसके एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या है, तो आप एसेट्स की फेयर वैल्यूज मांगते हो। मेरी तरफ देखें, मैं सब लिखा हुआ है, बता दूंगा। एसेट्स की फेयर वैल्यूज मांगते हो, इम्प्लॉइज के कॉन्ट्रैक्ट्स मांगते हो कि भाई इम्प्लॉइज क्या किस कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, इम्प्लॉइज कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, अंदर फड्डे तो नहीं चल रहे हैं इम्प्लॉइज के, या कोई ऐसा इदारा तो नहीं है जो इम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट है। अच्छा, तीसरी चीज, बेटा आप जब कोई चलता हुआ बिजनेस खरीद रहे होते हो तो कोई और पार्टी बेच रही होती है, इसका मतलब यही है ना, किसी और से खरीदते हो। चलता हुआ बिजनेस जब आप खरीदते हो तो कोई और बेच रहा होता है, हो सकता है वो जो एग्जिस्टिंग पार्टी हो जो बेच के जा रही हो, सारे कस्टमर उसके नाम पे आते हैं, उसके कांटेक्ट पे आते हैं, और अब आप वही चले जाएगा तो सारा कस्टमर ही लेके चला जाएगा, आपको तो खाली करके भाग जाएगा वो। जरा सोचे ना भाई, जो एग्जिस्टिंग पार्टी है जैसे ही वो हटेगी तो हो सकता है उसके नाम पे ही अगर पूरा कारोबार चल रहा हो, जैसे ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो बड़े डॉक्टर्स के नाम पे चल रहे होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो टीचर्स के नाम पे चल रहे होते हैं, तो वो टीचर्स ही अगर आपको इदारा बेच के चले जाए और खुद हट जाए तो इदारा बैठ जाएगा यार। तो ये सारे फैक्टर्स देखने होते हैं, ठीक है। कॉस्ट अकाउंट, अच्छा इसी तरह वैसे आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल के लिए होती है, याद है। लेकिन टेक ओवर एक ऐसा वक्त होता है जब कॉस्टिंग के रिकॉर्ड्स भी मांगे जाते हैं, जब पेरेंट कंपनी इस कंपनी से कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स भी मांगती है, उनके बजट्स मांगती है, उनके फ्यूचर की चीजें सारी मांग रही होती है, राइट, ओके। तो ये बड़ा अहम तरीन चीज होती है, भूलना नहीं इस बात को। आइए कुछ इसमें से पॉइंट्स मैंने लिखे और ये बहुत बार एग्जाम में आए, जो बातें अभी मैंने बताई ना, दे केम मेनी टाइम इन एग्जाम्स। ये देखो बेटा, ये देखो आपके लिए रेलेवेंट चीज क्या होंगी, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इज रेलेवेंट फॉर यू, ठीक है। ये चीज आप बोलोगे अपनी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट बताओ। हाउ मच कस्टमर कमिंग थ्रू एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट, भाई एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट की जान पहचान की वजह से कितने लोग आ रहे हैं एग्जिस्टिंग मालिकान की। आप बजट्स मांगोगे, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स मांगोगे, एम्प्लॉइज डिपेंड, ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉइज पे डिपेंडेंट है इदारा, तो ऐसे इदारों को खरीदना खतरनाक होता है। एग्जिस्टिंग ग्रुप फेवर्स, भाई हो सकता है जो पिछला सवाल हाइडन आपने नहीं किया था, याद करो हाइडन, उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी, ये लोग आपस में माल खरीदते थे तो सस्ता मिलता था, अपने ही घर वालों से माल खरीदते थे, अपने ही घर वाले और जान पहचान के लोगों से माल खरीदते थे तो माल सस्ता पड़ता था, याद है। हाँ, तो ऐसा मसला तो नहीं है। फिर ये भी देख लेना हमारे ग्रुप की स्ट्रेटेजी क्या है, हम हाई रिस्क चीजें खरीदना चाहते हैं या लो रिस्क। तो अगर हाई रिस्क वाली हमारा हाई रिस्क की स्ट्रेटेजी है तो हम हाई रिस्क की तरफ जाएंगे, वरना लो रिस्क की तरफ जाएंगे। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, देखो सुनो सब, देखें मार्केट में जो लोग गाड़ियों का कारोबार करते हैं वो दो तरह का होता है। एक, बिल्कुल रेडीमेड नई गाड़ी खरीद के बेच देना, यानी आपने एक शोरूम ले लिया, होंडा का टोयोटा का फ्रेंचाइज ले ली, नई गाड़ी खरीद के बेच रहे हो, तो नई गाड़ी तो ऑलरेडी टिप टॉप होती है, नई गाड़ी तो ऑलरेडी टिप टॉप होती है, तो बेटा उस गाड़ी में इतना नहीं कमा सकते आप, ठीक है। तो बस आप एक हल्का सा मार्जिन रख के उसको बेच देते हो। लेकिन कुछ लोग मार्केट में ऐसा बिजनेस भी करते हैं, मेरी तरफ देखें, कि वो मार्केट में ढूंढते हैं पुरानी तबाहशुदा एक्सीडेंटेड गाड़ियां, तो वो एक्सीडेंटेड गाड़ियां ढूंढते हैं और उसको औने पौने बहुत कम दामों में खरीद लेते हैं। एक्सीडेंटेड गाड़ियां औने पौने बहुत कम दामों में खरीदते हैं और फिर उसको रेनोवेट करके सजा दजा के पूरा और फिर बेचते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो पेरेंट कंपनी की भी इसी तरह की स्ट्रेटजीज होती हैं। कुछ पेरेंट कंपनीज ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी ग्रोन इदारा खरीदती हैं, तो आप ग्रोन इदारा खरीदोगे ना तो वो बहुत महंगा मिलेगा,
और उसमें आप एक एवरेज कमा सकते हो, अब वो और मजीद ग्रो नहीं हो सकता। लेकिन कुछ पेरेंट कंपनीज इतनी चालाक होती हैं जो तबाहशुदा कंपनीज खरीदती हैं और अपनी ताकत से उन कंपनीज को उठा देती हैं और फिर कमाती हैं उसमें। तो ये भी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो ये देखना पड़ेगा, या आपको अपने सीनियर से पूछना है कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या है। सही है, राइट। तो बेटा ये हमने आज एक क्वेश्चन कवर किया एक्सपेंड, आप लोग फिर इसे ट्राई भी कीजिएगा। ठीक है जी, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।